नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने अपना टॉपिक शुरू कर रखा है मुख्य रूप से सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक हम संपूर्ण ज्योग्राफी पहुंचा रहे हैं। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आज अपन देखने वाले हैं मेरे दोस्तों ऊष्मा बजट कि सूर्य से सौर विकिरण के रूप में कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और कितनी ऊर्जा जो है वो वापिस से पृथ्वी के पास पहुंचती है, कितने का सूर्य से परावर्तन होता है, सूर्य से विकिरण हमें प्राप्त होती है, कितनी बादलों के द्वारा परावर्तित होती है, कितनी वायुमंडल द्वारा शोख ली जाती है, कितनी ऊर्जा का अवशोषण होता है, कितनी संघनन में खर्च होती है। सभी बातों पर बिंदु वाइज अपन चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो शुरू करेंगे अपने इस बिंदु को इन्हीं शब्दों के साथ में। शुभम श्रीवास्तव की पंक्तियां हैं कि जिंदगी में यदि सफल होना है, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपन बहुत बार न चाहते हुए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है साथियों। तो बड़ी शानदार पंक्तियां उनकी काफी वायरल हुई है कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। तो घर के वास्ते आपको शौक बदलने पड़ सकते हैं, अपने मिशन के लिए काम करना पड़ सकता है और डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ना हो सकता है। तो जरूर बढ़े, जिंदगी में सफल हो और अपने मिशन के ऊपर अडिग रहें, है ना, और आगे बढ़ते हुए अच्छी तैयारी करें। हो सकता है आपको एक दिन मिशन जो है उसमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। अपन देखते हैं ऊष्मा बजट होता क्या है। ऊष्मा बजट तो हिट बजट मुख्य रूप से है क्या? तो हिट बजट होता है, वो होता है कि सूर्य से जितनी इकाइयां हमें प्राप्त होती है कि माना सौर विकिरण के रूप में हमें 100% या 100 इकाई प्राप्त होती है, तो उसका खर्चा अपन देखेंगे कि हाँ कितना खर्च होता है, कितना बैलेंस रहता है। बजट ये तो होता है, सरकारें हर वर्ष अपना बजट पारित करती है और उस बजट के अंदर मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि कितना सरकार के पास में इनकम होती है और कितनी इनकम जो है उसमें से कितनी कहाँ कहाँ खर्च हो जाती है। यही ऊष्मा बजट जो वित्तीय बजट होता है, ठीक वैसे ही सौर विकिरण से हमें जो ऊष्मा प्राप्त होगी उसका खर्चा कहां कहां किस रूप में होता है, यह मुख्य रूप से ऊष्मा बजट कहलाता है। तो वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित हो जाता है वापिस टकरा करके। परावर्तन मैंने कहा था, धूल धुएं नमक के कण जो वायुमंडल में पाए जाते हैं उनसे कुछ जो सौर विकिरण की तरंगे है टकरा करके वापिस परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में वापिस चली जाती है। कुछ प्रकीर्णित हो जाती है यानी अपनी दिशा बदल लेती है, और कुछ अवशिष्ट हो जाती है या शोक ली जाती है या उसका अब्जॉर्व हो जाता है, उसको अब्जॉर्व कर लिया जाता है, चाहे जलवाष्प से हो, चाहे ऑक्सीजन से हो, चाहे नाइट्रोजन से हो। सौर विकिरण की 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में पुनः परावर्तित हो जाती है, यानी ये तो ऊपरी भाग से ही चली जाती है ना। तो ये 35 इकाई जैसे कि बादलों से 27 इकाई है, ऊपरी हिम शिखर जो है वहां से 2 इकाई है, इसके अलावा जो ऊपरी वायुमंडल उसमें 6 इकाई है ना। तो कुल मिलाकर के ये 35 इकाई तो पहले ही परावर्तित हो जाती है, और यही 35 इकाई मुख्य रूप से पृथ्वी का क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का एल्बिडो। तो ये 35 इकाइयां 27 बादलों से, डायग्राम से देखेंगे 2 इकाई है वो हिम टोपियों से, या 6 इकाई ऊपरी वायुमंडल से मुख्य रूप से वापिस परावर्तित कर दी जाती है। देखा है आपने पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है मुख्य रूप से? तो यही पृथ्वी का एल्बिडो है कि पृथ्वी की परावर्तित मात्रा जो 35 इकाई है उसको पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, मुख्य रूप से यह प्रश्न पूछा गया था तो कि पृथ्वी का एल्बिडो होता है 35%, 49%, 51% या 65%, है ना। तो मुख्य रूप से यहाँ पे पृथ्वी का एल्बिडो कितना हो जाएगा? 35%। तो यही 35 इकाइयां है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही विभिन्न माध्यमों से टकरा करके वापस चली जाती है, तो यह पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। अब शेष इकाई कितनी बचती है? 65 इकाई। डायग्राम से अपन समझेंगे तो 65 इकाइयां जो है उनका अवशोषण हो जाता है। तो 35 का परावर्तन हो गया, 65 का अवशोषण हो गया। अब 65 इकाई कहां कहां खर्च होती है देखते हैं।
14 इकाई तो वायुमंडल में सबसे पहले जैसे जैसे ही ऊपरी वायुमंडल जो होता है उसमें 6 इकाई, फिर निचला जो धरातल के पास वाला वायुमंडल होता है उसमें 14 इकाई। 14 इसलिए खर्च हो जाती है कि ये भाग जो है ना, इस भाग के अंदर मुख्य रूप से जलवाष्प अधिक होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, मानवीय जीव जंतुओं की क्रियाएं होती है। तो यहाँ सर्वाधिक इकाइयां जो है 14 इकाइयों का क्या होता है, अवशोषण होता है। फिर बचती है शेष 51 इकाई जो कि धरातल के पार्थिव के पास में, पृथ्वी के पास में या पृथ्वी के धरातल के पास में पहुंचती है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयां है उसको पृथ्वी को पुनः लौटा दी जाती है। किस रूप में लौटाई जाती है, पार्थिव विकिरण। तो एक शब्द आता है कि पार्थिव विकिरण क्या है, तो पृथ्वी खुद गर्म होकर के एक उष्मा देने वाला पिंड बन जाती है और ये जितनी इकाइयां ग्रहण करती है उतनी इकाइयां वापिस से किसमें, वातावरण में वापिस लौटा देती है, जो निर्वात है उसमें वापस लौटा देती है, यानी ये अपने पास में शून्य रखती है, जितनी लेती है उतनी वापस दे देती है। तो कितनी इकाइयां पृथ्वी के पास में पहुंचती है, 51 इकाई पहुंचती है। कितना प्रतिशत तो तापमान पहुंचता है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें 100% में से 51% जो तापमान है वो पृथ्वी के पास पहुंचता है, पार्थिव विकिरण के रूप में ये वापिस इसको छोड़ देती है। अब कहाँ कितना छोड़ती है देखिए, 51 के में से डायग्राम में है कि 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में, 34 इकाई जो है, 34 इकाई जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इसका अब्जॉर्ब हो जाता है। अब 34 में से 6 इकाई जो है वो स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाई जो है वो शैवन के द्वारा, है ना, और 19 इकाई जो है वो संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में पुनः खर्च हो जाती है। तो कितनी हो गई, 6, 9 और 19, है ना। तो ये इकाइयां मुख्य रूप से है 19, 9, 28, 28 और 6 मुख्य रूप से 34 इकाई। तो 34 इकाई कितनी है, वायुमंडल पार्थिव विकिरण के रूप में वापस छोड़ता है, वो अब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, ठीक है ना। फिर इस प्रकार से वायुमंडल में 48 इकाइयां जो है उनका अवशोषण होता है। कितने का, 48। अब 48 अवशोषण कौन कौन सी होगी, एक तो 34 इकाइयों का अवशोषण ये हो गया, एक 14 ऊपरी वायुमंडल में हो गई, है ना। तो कितना अवशोषण हो गया, 48 इकाइयों का अवशोषण हो गया। 14 इकाई सूर्य तप की होती है, इसमें 34 इकाई पार्थिव विकिरण की होती है। मैं डायग्राम से भी आपको बिल्कुल बता दूंगा। अब ये डायग्राम, अब यहां देखो यह धरातल है जिसपे हम रह रहे हैं। कैसा लगा डायग्राम, कमेंट बॉक्स में जरूर अवश्य बताइए कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ भाई, कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए, लेकिन आपका स्नेह और प्यार यदि बना रहेगा तो चैनल जो है वो आगे बढ़ेगा, तभी मेहनत कर पाएंगे, वरना तो मामला गड़बड़ है। तो सूर्य से हमें इकाई प्राप्त होती है 100। सूर्य से हमें तापमान प्राप्त होता है कितना, 100%। मान लेते हैं, माना कि ये 100% है, ठीक है। जैसे मैथ में मानते हैं ना, माना कि x बराबर 100 रुपए, या x का मान 100 रुपए, है ना। तो 100 इकाई सूर्य से प्राप्त होती है। अब जैसे सूर्य से 100 इकाई हमारे पास आती है, ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले बादल मिलते हैं, ऊपरी वातावरण मिलता है। तो ऊपरी वातावरण के अंदर अपन देखते हैं ये 6 इकाई जो है ऊपरी वायुमंडल में खर्च हो जाती है। कितनी इकाई, 6 इकाई ऊपरी वायुमंडल में खर्च हो जाती है, यानी परावर्तित मात्रा है, इसका वापिस क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है ऊपरी वायुमंडल से, ठीक है। उसके बाद में अगली बादलों से टक्कर होती है। तो बादलों से टक्कर होने के बाद में ये देखो 27 इकाई जो है बादलों के द्वारा वापस टकरा करके चली जाती है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। फिर क्या बची, ये हिम शिखर बचे हैं, ये हिम शिखर है। तो यहां पर हिम शिखर तक ये रोशनी आती है, तो यहां से टकरा कर वापिस चली जाती है, ये 2 इकाई है, इसका परावर्तन हो जाता है। इसका मतलब पृथ्वी के ऊपरी भाग से परावर्तित मात्रा कितनी है, 35 इकाई, है ना। 27, 2, 29, 6, 35। तो ये 35 इकाई या 35% भाग क्या है, पृथ्वी का एल्बिडो है। मैंने कहा एल्बिडो क्या होता है, तो किसी भी परत की बात कर लो कि उससे टकराकर वापस जाने वाली उष्मा की मात्रा। तो यहाँ 35 इकाई वापस जा रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 35 इकाई या 35% भी कह सकते हैं इसको। तो अब 35 इकाई तो पहले पहले खर्च होगी। कितनी बची है धरातल तक आने के अंदर, 35, 100 माइनस 35 यदि अपन कर देंगे तो कितनी, 65 इकाई बच गई। ये 65 इकाई हमारे पास में पहुंची है। अब वापिस यहां से इन बादलों से नीचे की ओर तापमान धरातल तक आता है। तो यहां आते आते इस वायुमंडल के अंदर जलवाष्प और धूल धुएं के कण खूब सारे होते हैं। तो जलवाष्प भी खूब होती है इस भाग के अंदर, और ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ये गैसेज भी पाई जाती है, जलवाष्प भी होती है ना।
तो ये क्या करती है, सौर तप की जो विकिरण होती है उसका अवशोषण करती है। तो कितनी इकाई का अवशोषण कर रही है, 14 इकाई का अवशोषण। ये क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, इसको क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है कितने का, 14 इकाइयों का। तो निचला वायुमंडल कितनी खर्च कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, 14 इकाई। अब भाई कितनी बची है, 14 इकाई यहां 65 में से पुनः खर्च हो जाती है, तो 65 में से 14 इकाई निचला वायुमंडल, यह हो गया निचला वायुमंडल, यहां खर्च होगी। अब कितनी बची है, 51 इकाई, ये बची ना। अब ये 51 इकाई कहां पहुंचती है, धरातल पर। पार्थिव विकिरण के रूप में धरातल पर कितनी पहुंची है, 51 इकाई धरातल के ऊपर पहुंची है। तो यहां इसके ऊपर कितनी पहुंची है, इस सौर विकिरण में से यहां जो पहुंची है वो पहुंची है मेरे दोस्तों 51 इकाई। पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी के पास में कितनी इकाई पहुंची है, 51 इकाई। बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि पृथ्वी के सौर विकिरण की कितनी मात्रा प्राप्त करती है, तो 51%। और इस 51% मात्रा से ही पृथ्वी जो है खुद गर्म होती है, और गर्म होकर के ऊष्मा है वो छोड़ती है, और खुद पार्थिव विकिरण के रूप में उस ऊष्मा छोड़ती है, ऊर्जा छोड़ती है, और खुद क्या बन जाती है, एक खुद ऊष्मा का पिंड बन जाती है। ठीक है ना। अब 51 इकाई पृथ्वी के पास आ गई है। 51 आने के बाद में ये पृथ्वी 51 इकाई धरातल के पास में यहां इसने ले रखी है। ठीक है, ये धरातल के पास में 51 इकाई आई थी, और इस 51 इकाई में से इस धरातल के पास में जैसे ये पहुंची है, तो इसमें से ये अब खर्च करेगी। कैसे खर्च करेगी, देखो ध्यान से। 51 में से वापिस खुद गर्म होकर के पार्थिव विकिरण के रूप में वापिस ये किरणें छोड़ेगी। तो ये किरणें छोड़ रही है वो पार्थिव विकिरण के रूप में छोड़ रही है। किस रूप में छोड़ रही है मेरे दोस्तों, पार्थिव विकिरण। ठीक है, तो पार्थिव विकिरण के रूप में साथियों ये वापिस छोड़ती है। पार्थिव विकिरण के रूप में वापिस छोड़ती है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो यहां से वापिस वायुमंडल की ओर यदि ऊर्जा परिवर्तित करती है, विकिरणित करती है अंतरिक्ष में सीधे, है ना, सीधे अंतरिक्ष में, तो यह इकाई हो जाती है अपनी 23 से 17। सही है। तो ये सीधा विकिरण सीधा वायुमंडल में विकिरित कर देती है, और ये कितनी है, -27। तो ये 27 इकाई वायुमंडल में सीधी विकिरित कर देती है, सॉरी 17 इकाई वायुमंडल में सीधी विकिरित कर देती है। ठीक है ना। और निचला वायुमंडल है उसमें 6 इकाई, निचला वायुमंडल है उसमें 6 इकाई, कुल 23 इकाई। कुल कितनी है ये, 23 इकाई। यहां से माइनस होती है पृथ्वी से 23 इकाई, तो वायुमंडल में छोड़ी जाती है पार्थिव विकिरण के रूप में सबसे पहले 23 इकाई। तो सीधा विकिरण 17 इकाई का हो जाता है, ऊपरी वायुमंडल में चली जाती है 17 तो, और 6 इकाई निचले वायुमंडल में चली जाती है। फिर आगे आती है 9 इकाई। अब ये जो 9 इकाई है ये 7 में खर्च हो जाती है। 9 इकाई किस में खर्च होती है, 7 में। तो 7 का मतलब आप जानते हो कि अपन ऊष्मा है उसका यदि लंबवत संचरण होता है, मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, ऊष्मा का यदि लंबवत संचरण होता है, यानी सौर विकिरण पृथ्वी से टकरा करके और इस प्रकार से लंबवत संचरण, ऊष्मा का लंबवत संचरण क्या कहलाता है, शैवन कहलाता है। तो यह है शैवन। ठीक है, शैवन लंबवत संचरण होता है, ऊपर की ओर अपन देख रहे हैं कि ऊष्मा जो है वो संचरित हो रही है, तो इसको अपन शैवन कहते हैं। तो यह शैवन है मुख्य रूप से। अब शैवन के रूप में कितनी खर्च हो गई साथियों, यहां खर्च हो गई शैवन के रूप में 9 इकाई। फिर अपन संघनन होता है, बादल बनते हैं, तो उसमें भी तो आपको पता है ऊर्जा खर्च होती है। तो यहां पर कितनी ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो संघनन और बादल के अंदर खर्च होती है, संघनन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है इसको। संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में यह खर्च होती है कितनी, 19 इकाई। कितनी खर्च हो रही है यहाँ पे, 19 इकाई। ठीक है, यह संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में खर्च हो रही है, 19 इकाई।
ठीक है, तो ये संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में खर्च होती है। अब वापिस पार्थिव विकिरण के पास में कितने 51 आई थी, 51 आई थी, तो आप जोड़ लीजिए कि 19 तो हो गई संघनन में खर्च, 9 हो गई सेवन में खर्च, और 17 सीधा अंतरिक्ष में, और 23 इकाई सीधे अंतरिक्ष में परिवर्तित कर दी। तो कुल मिलाकर के 9 9 18, 18 3 11, सॉरी 21 का 1 हासिल की 2, और 3 2 5, ये कितनी इकाई हो गई 51 इकाई। तो वापिस पृथ्वी न तो अपने पास में कुछ रखती है, जितनी इकाइयां पृथ्वी के पास में आती है उतनी वापिस अंतरिक्ष में छोड़ देती है। समझ गए? तो यहां आपको क्या समझना है, यह समझना है कि यह बैलेंस इसीलिए बना हुआ है ना, ऊष्मा का बैलेंस इसलिए बना हुआ है कि पृथ्वी जितनी ऊष्मा लेती है उतनी कहीं ना कहीं वापिस आसमान में छोड़ देती है, ना अपने पास में ये रखती है ना, और खुद ग्रहण करके ऊष्मा का पिंड बन करके पार्थिव विकिरण के रूप में पुनः ऊष्मा वायुमंडल में छोड़ देती। तो यहां से पूछ लेते हैं बहुत बार प्रश्न कि सेवन में कितनी खर्च होती है, 9 इकाई, संघनन में कितनी अवशोषण होता है 19 इकाई, है ना, सीधे विकिरण कितनी की इकाइयों का होता है वायुमंडल के अंदर, तो मुख्य रूप से 17 इकाई। तो इस प्रकार से आपको इसका पता होना बहुत ही जरूरी है ना, तब जाकर के हम इसको अपन समझ पाएंगे, सीधा बता पाएंगे। अन्यथा मामला जो है वो क्या हो जाता है, अन्यथा क्या हो जाता है, समझ नहीं आता और अपन प्रश्न जो है वो गलत करके चले आते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं अपन, आगे है कि इस प्रकार ये 65 इकाई पुनः अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है, यही ऊष्मा बजट कहलाता है। ठीक है, यही ऊष्मा का बजट है। अब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप कि सूर्य से सौर विकिरण से एक बार मैं यहां लिख देता हूं हमें कितनी इकाई प्राप्त हुई थी, तो हमें 100 इकाई के रूप में सूर्य जो है वहां से ऊष्मा मिली थी, और 100 इकाई जो है उसको अपन ने कहाँ किस रूप में खर्च किया, तो यहाँ मैं एक बार थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं कि 100 इकाई यहाँ पे हमें सूर्य से प्राप्त हुई, और ऊपरी जो वातावरण है ये बादल है, यहाँ से 27 इकाई, ऊपरी जो वातावरण यह है इन बादलों से टकरा करके 27 चली गई, और जो हिम शिखर है इन हिम शिखरों से मुख्य रूप से कितनी गई -6 यही प्राप्त हो गई, और ऊपरी वायुमंडल है हिम शिखर से 2, यहाँ 2 हो गई, ऊपरी वायुमंडल जो है उसी से 6 हो गई। तो कुल मिलाकर के ये 35 इकाई तो ऊपर की ऊपर ही खर्च हो गई, यानी परावर्तित हो गई। यह क्या है, परावर्तन, इसीलिए इसको एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है ना, इसको परावर्तन कहते हैं, ये इसीलिए एल्बिडो है। अब धरातल के पास में यहाँ आ रही है 65, है ना, यहाँ 65 जो इकाई आ रही है, उस 65 में से देखो क्या होता है, 65 इकाइयों में से माइनस हो जाती है यहाँ इस वायुमंडल में 14, ये 14 इकाइयों का अवशोषण हो जाता है ना। तो शेष पृथ्वी के पास में कितनी बची यहाँ पे 51% ये तापमान या 51 इकाई यहाँ पहुंची है। अब 51 इकाई पृथ्वी पार्थिव विकिरण के रूप में अपने पास वापिस लौट आती है, 51 इकाइयों को पार्थिव विकिरण के पास में वापिस लौट आती है। तो मैंने कहा कि जो सीधे 27 इकाइयों का वापिस इसको क्या कर देती है, प्रकीर्णित कर देती है, आसमान में पुनः अंतरिक्ष में इसको विकृत करके छोड़ देती है ना। निचला वायुमंडल है वो कितना लगता है अपने पास में 6, और उसके बाद में 7 में कितनी खर्च हो जाती है, तो 7 में अवशोषण होता है कितने का 9 इकाई का, है ना। यहाँ पृथ्वी की तरफ से 9 प्लस कर दो, और यहाँ संघनन में कितनी खर्च होती है गुप्त ऊष्मा के रूप में, तो संघनन में खर्च होती है -19 इकाई, तो यहाँ भी +19 यहाँ का तो निचले वायुमंडल में। तो मुख्य रूप से ये पृथ्वी वापस लौटाती है। तो ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक प्रकार का अवशोषण हो रहा है ना। तो यहाँ मैं बता दूं कि अवशोषण कितनी इकाइयों का हुआ है, अवशोषण हुआ है, देखो ये कितनी होगी 19 और 9 और 6, 19 9 28 से 6 34, तो 34 इकाइयों का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। समझ गए। और ये तो हो गया पार्थिव विकिरण की थी, ये क्या की थी, पार्थिव विकिरण की। ठीक है। और यदि अपन सौर विकिरण की बात करते हैं, तो सौर विकिरण जो है ना उसका अवशोषण, सौर विकिरण का अवशोषण ये कितने का होता है, 14 का, है ना। ये सौर विकिरण का अवशोषण कितने का होता है, 14 का। कहां पे, मैंने कहा कि इस वायुमंडल में यहाँ ये 14 इकाई खर्च हो रही है, ये वाली, ठीक है ना। तो इसका अवशोषण हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हुआ है, अवशोषण, क्योंकि यहाँ जलवाष्प पर गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाई जाती है जो इसका
ऑब्जर्व कर लेती है तो 14 इकाई यहाँ पे, तो अवशोषण मात्रा कितनी होगी 48%। तो कुल इकाई जो है या कुल जो ऊष्मा है, कुल जो ऊर्जा है या कुल जो सौर विकिरण है, उसका कितना प्रतिशत भाग अवशोषित हो जाता है, 48% भाग क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा। अब पूछ ले भाई परावर्तन कितने का होता है, तो परावर्तन मुख्य रूप से कितने का हो जाता है, तो परावर्तन हो जाता है एल्बिडो 35 इकाई। एल्बिडो कितना है, 35 इकाई। यह परावर्तन के रूप में खर्चे हो जाती है ना। तो 35 परावर्तन हो जाता है जिसको अपन एल्बिडो कहते हैं। तो मुख्य रूप से यह हो जाती है कुल कितनी, 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 7 1 8 83। ठीक है। और अब बची कितनी, अब बची है पूछ ले कि भाई विकिरण कितनी इकाइयों का पुनः है वायुमंडल के अंदर प्रकीर्णन हो जाता है ना। एक तो होता है परावर्तन, एक रिफ्लेक्ट होता है और एक होता है रिफ्रैक्शन, है ना। तो जो परावर्तन रिफ्लेक्ट होना और एक होता है आवर्तन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कितने का होता है, आवर्तन कितने का होता है, या दूसरी साइड में टकरा के पार्थिव विकिरण से कितनी जाती है 17 इकाई। अब इनको आप जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13 7 20 की शून्य हासिल की 2 4 3 7 8 2 10, ये 100 इकाई। इस प्रकार से ये बजट हो गया। पूरा खर्चा मैंने आपको बता दिया है। कहां कितना हुआ अवशोषण, 34 पार्थिव विकिरण का अवशोषण हुआ, सौर विकिरण का 14 का अवशोषण हुआ। कुल कितना अवशोषण हुआ 48 इकाई का। ठीक है। फिर परावर्तन कितने का हुआ 35 इकाई का। एल्बिडो कितना है 35 इकाई। फिर प्रकीर्णन कितने का हुआ, आवर्तन कितने का हुआ, तो प्रकीर्णन हुआ है 17 इकाइयों का। कौन सी, ये सिर्फ पार्थिव विकिरण है, ये वाली 17 इकाई, है ना। अंतरिक्ष में प्रकीर्णन हो गया कितने का 17 इकाइयों का, है ना। तो पार्थिव विकिरण की 17 इकाइयों का प्रकीर्णन हो गया। इस प्रकार से कुल कितनी इकाई हो गई 100 इकाई हो गई। हो गया बैलेंस। बस यही ऊष्मा बजट है। अब इससे सरल यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब है तापमान वितरण में अपन देखेंगे भिन्नता पाई जाती है। कई ऐसे प्रदेश है जहां अधिक तापमान प्राप्त होता है, कई ऐसे प्रदेश है जहां पे कम तापमान प्राप्त होता है। तो कहाँ अधिक तापमान प्राप्त होता है, कहाँ कम और क्यों होता है, कारण सिर्फ मैं बताता हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके यदि बता देंगे आराम से तो इजीली हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त जो विकिरण में भिन्नता पाई जाती है, कई भागों में ऊष्मा अतिरिक्त होता है, कुछ भागों में ऊष्मा में कमी पाई जाती है। भाई कई ऐसे प्रदेश है जहां पे ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होती है और कई ऐसे भाग जहां ऊष्मा प्राप्त होती नहीं है, बहुत कम प्राप्त होती है ना। जैसे कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है। यानी शुद्ध विकिरण जो होता है उसमें अधिशेष अपन देखते हैं, सौर विकिरण जो प्राप्त होता है उसमें, तो वहां जो अधिशेष रहता है वो 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास में रहता है, अतिरेक रहता है ना। और ध्रुवों के ऊपर अपन देखते हैं तो कमी पाई जाती है। ध्रुवों पर क्या कमी पाई जाती है, किसकी, तापमान की। अब दो तरह से अपने वायुमंडल के अंदर इस वातावरण में तापमान आता है। एक तापमान आता है सौर विकिरण का, यानी सूर्य जो है वो तापमान हमें देता है, एक तो सौर विकिरण आता है, और एक तापमान आता है हमें पृथ्वी से, पार्थिव विकिरण, ये तापमान आता है। दो प्रकार से जो इस वायुमंडल के अंदर तापमान का संचरण होता है, दो प्रकार से, एक तो पार्थिव विकिरण, एक सौर विकिरण। पार्थिव विकिरण जो है, सौर विकिरण को लघु तरंगदैर्ध्य कहा जाता है, पार्थिव विकिरण को दीर्घ तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। तरंगदैर्ध्य मतलब तरंग की लंबाई जो होती है वो। कोई पिंड जितना अधिक ऊष्मा संचरित करेगा, जितनी अधिक ऊष्मा उस रखेगा, उतनी ही अधिक तरंगों का संचार वो करेगा। यहां पर देखते हैं कि ये अक्षांश दे रखे मैंने, यहाँ पे ये भूमध्य रेखा, फिर अपन 70 डिग्री अक्षांश तक पहुंचेंगे। यहां जो ग्रीन लाइन दे रखी है ये सौर ऊर्जा को दिखा रही है, सौर विकिरण को दिखा रही है। जो पीले कलर के अंदर लाइन आपको दिखाई दे रही है पार्थिव विकिरण को दिखा रही है। तो हम यहां देखते हैं कि इस भाग में क्या है। इस भाग में अपन ये पाते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, ये 40 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पे दोनों बैलेंस है, यानी सौर विकिरण भी उतना ही प्राप्त होता है और पार्थिव विकिरण भी उतना ही प्राप्त होता है। ठीक है। तो दोनों
यहाँ पे बैलेंस हमें नजर आ रहा है। लेकिन अपन जो जो भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो 40 और 40 अक्षांशों के बीच के अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ सौर विकिरण ज्यादा है। सौर विकिरण जो है ना उसका डायग्राम काफी ऊपर है, यानी ये कितना प्राप्त होता है तो लगभग यहां देखते हैं तो 300 वाट प्रति घनमीटर के हिसाब से यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त होती है सौर विकिरण की भूमध्य रेखीय प्रदेश में। यानी 40 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच में लगभग 300 वाट के आसपास में प्रति घनमीटर ऊष्मा प्राप्त होती है सौर विकिरण की। ठीक है, लेकिन यहाँ पार्थिव विकिरण बहुत कम रहता है। पार्थिव विकिरण यहां देखते हैं तो लगभग, और पार्थिव विकिरण यहाँ पे कितना है, लगभग पार्थिव विकिरण यहाँ पे है 200 कितना है 200 वाट प्रति घनमीटर यहाँ पे ऊर्जा पार्थिव विकिरण की प्राप्त हो रही है। तो पार्थिव विकिरण यहाँ कम क्यों है, तो इसके पीछे कारण जो महत्वपूर्ण है मेरे साथियों वो है इस भाग में घने जंगल पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है उसमें घने जंगल है, काफी अच्छी वर्षा होती है, नमी वाले प्रदेश पाए जाते हैं, है ना। इस कारण से इस भाग के अंदर जो पार्थिव विकिरण है वो कम मिलता है। एक तो ये कारण है इसका। दूसरा इसका कारण है कि अभिवहन के माध्यम से यहां से जो ऊष्मा है भूमध्य रेखीय प्रदेश से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का संचार होता है। ठीक है, तो इस भाग के अंदर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसका खर्च आधा इधर हो जाता है। तीसरा कारण है कि इस भाग के अंदर मुख्य रूप से जलवाष्प अधिक होने के कारण जो पार्थिव विकिरण है वो खर्च अधिक हो जाती है। सर्वाधिक तापमान मध्य अक्षांश पे पाए जाते हैं पृथ्वी पर। उसके पीछे कारण क्या है कि मध्य अक्षांश पर सर्वाधिक तापमान क्यों पाए जाते हैं, तो उसका कारण होता है कि यहाँ जो आसमान है वो स्वच्छ रहता है, बादल रहित रहता है, तो सौर विकिरण यहाँ पे सीधा प्राप्त होता है। इस कारण से अपन जो जो यहाँ से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं त्यों अपन देखेंगे कि 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के परे यदि अपन ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं तो 70 डिग्री अक्षांश के आसपास में यहाँ देखते हैं तो यहाँ पार्थिव विकिरण ज्यादा है और सौर विकिरण कम प्राप्त होता है। यानी सूर्य की किरणें यहाँ पे काफी तिरछी आती है, तो सौर विकिरण तो यहाँ पे कम प्राप्त हो रहा है, लेकिन पार्थिव विकिरण यहाँ पे ज्यादा। तो मैंने कहा यहाँ पार्थिव विकिरण की मात्रा ज्यादा क्यों है, तो इसका कारण है अभिवहन। क्या कारण है, अभिवहन। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश से गर्म और तप्त हवा जो होती है वो ध्रुवों की ओर चलती है, तो उस भाग में ऊर्जा यहाँ से गर्म जल धाराएं जो है ध्रुवों की ओर सेवन के रूप में चलती है, तो इस भाग में वो क्या करते हैं, अभिवहन के रूप में चलती है, यहाँ से होता ऊष्मा है उसका संचार करती है। तो ये है ऊष्मा का शुद्ध विकिरण का संतुलन। तो कहाँ पे अतिरेक है, 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास में मुख्य रूप से बैलेंस रहता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंदर सौर विकिरण का अतिरेक होता है और पार्थिव विकिरण है उसमें कमी पाई जाती है। तो दोनों के बीच के में जो अंतर है यही अतिरेक है। जैसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर, ठीक वैसे ही पार्थिव विकिरण और सौर विकिरण के बीच में जो अंतर पाया जाता है, सर्वाधिक अंतर जहां पे भूमध्य रेखीय प्रदेश में है, ये क्या है, अतिरेक है। ठीक है, उसके बाद में आता है तापमान। अब तापमान और टेम्परेचर क्या होता है, ऊष्मा सौर विकिरण अलग चीज है और तापमान अलग चीज है। अब तापमान मुख्य रूप से क्या है, तापमान है कि वायुमंडल व भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया, यानी सौर विकिरण जो प्राप्त होती है वो भूपृष्ठ से टकराती है, दोनों की आपस में क्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है कि किसी पिंड पे तापमान गिर रहा है तो वो पिंड है उसको स्पर्श करने पर हम महसूस करते हैं कि वो गर्म हो जाता है, तो उसका गर्म होना यही तापमान कहलाता है। तो ये अन्योन्य क्रिया जनित ऊष्मा का जो ऊष्मा है उसको तापमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समझ गए मेरी बात को, है ना। यदि कहीं पर भी अपन रेडिएशन डालते हैं, जो पदार्थ है उसके सामने प्रतिक्रिया करता है और वो क्या करता है, खुद चेंज हो जाता है। चेंज होने वाला, जैसे ठंडा था गर्म हो गया, है ना, तो यही तापमान, यही ऊष्मा जो उसको प्राप्त हुई है, उस पिंड को प्राप्त हुई है, उस ऊष्मा को अपन क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। इसकी इकाई डिग्री होती है, डिग्री में सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन के रूप में इसको मापा जाता है। ये इकाइयां मुख्य रूप से तापमान को मापने में काम में ली जाती है, डिग्री, सेल्सियस, सेंटीग्रेड और केल्विन, 4 इकाइयां मुख्य रूप से इसको काम में ली जाती है। तो ये इसकी इकाइयां हैं। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसको अपन मापते हैं तापमान को। उसके बाद में आता है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से।
तो तापमान जो होता है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है, क्योंकि सभी जगह तापमान अपन देखते हैं कि एक समान नहीं होता। कई ऐसे प्रदेश है जहां पर बहुत अधिक तापमान पाए जाते हैं, कई ऐसे प्रदेश है जहां पे तापमान न्यून पाए जाते हैं, है ना। तो इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि सबसे पहला है उस स्थान का अक्षांश। पृथ्वी पर अपन देखते हैं कि सभी जो बिंदु है वो समान तापमान प्राप्त नहीं करते। यदि इसको अपन मैं ग्लोब कह दूं तो इस ग्लोब पर अपन देखेंगे कि एक भाग ऐसा है जो सौर विकिरण अधिक प्राप्त करता है और एक भाग ऐसा है जो सौर विकिरण कम प्राप्त करता है। तो यहां यदि अपन देखते हैं तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश जो 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा, इस भाग के अंदर तापमान अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य किरणें कैसे आती है, समकोण प्राप्ति सीधी आती। ठीक है, यहां से अपन यदि ध्रुवों की ओर चलते हैं तो यहां सूर्य किरणें कैसी आती है, तिरछी आती है, और लंबे वातावरण से गुजरने के कारण यहां इस भाग में टेम्परेचर है वो कम प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो सभी स्थानों पर पृथ्वी के सभी बिंदु जो है समान रूप से सौर विकिरण प्राप्त नहीं करते, है ना। तो उस स्थान का अक्षांश बड़े मायने रखता है। मान लिया कोई स्थान यहाँ मध्य अक्षांश पे है ना, तो उसका तापमान कैसा रहेगा, मध्यम सा रहेगा। कोई स्थान भूमध्य रेखीय प्रदेश में है तो यहाँ पे सूर्य किरणें कैसे आएगी, सीधी आएगी, तो अधिक तापमान प्राप्त करेगा। कोई स्थान मान लिया दक्षिण ध्रुव पे यहाँ पे है तो ये ठंडा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सौर विकिरण बहुत तिरछी आती है ना। तो काफी तिरछी आने के कारण इस भाग में तापमान जो है पहुंच ही नहीं पाता है। समझ रहे मेरी बात को। इस कारण से दूसरा आता है इसमें समुद्र तल से उत्तुंगता। उत्तुंगता का मतलब है अपन ने, मैंने शायद उसमें भी बताया था, वायुमंडल की जो संरचना थी उसके अंदर भी इस बात को बताया था कि अपन जो जो धरातल से ऊपर जाते हैं तो सौर मंडल में एक तापमान गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और प्रति यदि अपन कहें तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरता है। तापमान में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, तापमान के अंदर कमी होती है। जो धरातल से हम जो ऊपर जाते हैं तो तापमान में उतर कमी होती है। इसको सामान्य ताप ह्रास दर भी कहा जाता है। तो उत्तुंगता के साथ में किसी स्थान पर तापमान एक ही अक्षांश पर स्थित दो बिंदु, यदि हम बात करें जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं और पास में कोई पहाड़ी क्षेत्र है काफी ऊंचा, हर हम एक ही स्थान पे खड़े हैं, तो यहाँ का तापमान, ए बिंदु का तापमान, दूसरा यह स्थान है यह इसी अक्षांश के ऊपर है, तो यहाँ का तापमान, तो यहाँ अपन देखेंगे तापमान यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है जो धरातल पर इस बिंदु पर जो इसी अक्षांश पे है, यहाँ पे आपको 7 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। इसका जो प्रमुख कारण यह है कि धरातल से ऊंचाई बढ़ी तो तापमान डाउन हुआ, माइनस हुआ टेम्परेचर, है ना। ऊंचाई के साथ तापमान घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा आता है समुद्र से दूरी। समुद्र का प्रभाव, उसको जलीय स्वभाव कहते हैं, यानी समुद्र का या जल का स्वभाव यह होता है कि धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो समुद्र के नजदीक वाले जो स्थलीय भाग होते हैं उन भागों में तापमान बैलेंस रहता है, यानी वो न तो अधिक गर्म होते हैं न अधिक ठंडे होते हैं, इसलिए समुद्र का असर होता है। कैसे होता है और बताएंगे आगे। फिर वायु शैंति का परिसंचरण। दो तरह की वायु राशियां होती है, एयर मासेज होती है, 2 टाइप्स होती है। तो 2 टाइप एयर मासेज वर्क करती है मुख्य रूप से अपने इसे पर्यावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर में। तो क्या करती है कि जो गर्म एयर मासेज है, जो गर्म वायु राशि है, वो ठंडे प्रदेश में यदि प्रवाहित होती है, स्प्रेड करती है, तो वहां के तापमान को बढ़ाती है। और यदि ठंडी वायु राशि है वो गर्म स्थान में यदि स्प्रेड करती है तो उस भाग का तापमान वो घटा देती है। तीसरा आता है, पांचवा कारण आता है उष्ण व ठंडी महासागरीय धाराएं। तो मुख्य रूप से 3 महासागरों में ही धारा चलती है, जैसे कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, आर्कटिक और अंटार्कटिका जो है, इसके अंदर आर्कटिक जो है, अंटार्कटिक है, इन महासागरों में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। धारा के अंदर जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है पृथ्वी पर तापमान के वितरण में। क्यों? क्योंकि महासागर जो होते हैं उन महासागरों में भूमध्य रेखीय भाग के जो महासागर है वहां का पानी गर्म होता है, और उससे अपन जो ध्रुव की ओर जाएंगे तापमान में उत्तरोत्तर कमी होती चली जाएगी। पानी गर्म होता है तो ऊपर उठता है, पानी ठंडा होता है तो नीचे बैठता है।
तो एक प्रवृत्ति बन जाएगी कि गर्म पानी ऊपर उठेगा, ठंडा नीचे बैठेगा, तो एक प्रकार से सेवन धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इस सेवन धारा के प्रवाह से गर्म पानी ठंडा के स्थान लेगा, ठंडा पानी गर्म का स्थान लेगा, और इसके साथ साथ में ऊर्जा का प्रवाह ही प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये धाराएं भी अपन देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम जब अमेरिका के पूर्वी तट पे पहुंचती है तो वहां पहुंचते समय मुख्य रूप से ये क्या करती है, वहां के तापमान को बढ़ा देती है, काफी बेनिफिट करती है। और उसके बाद में स्थानीय कारक, स्थानीय कारकों में तो कोई विशेष बात ये नहीं होती, जैसे कि वहां पे कृषि प्रणाली किस प्रकार की है, इसके अलावा वहां पे धरातल किस प्रकार का है, या वहां पे जो उत्तरी गोलार्ध में पहाड़ों का जो दक्षिण मुखी ढाल अधिक गर्म होता है, उत्तर मुखी ढाल जो कम गर्म होते हैं, ये स्थानीय कारक अलग अलग भागों में आपको नजर आएंगे। अब देखते हैं बारी बारिश। उस स्थान का अक्षांश, तो किसी भी स्थान का तापमान वहां के अक्षांश पर निर्भर होता है। कोई स्थान यदि भूमध्य रेखा के पास में है तो तापमान अधिक, यदि ध्रुव के पास में है तापमान कम पाए जाते हैं। मैंने बता दिया आपको, क्योंकि तापमान वितरण जो है उसके ऊपर सूर्य का सीधा असर होता है ना। भूमध्य रेखा प्रदेश में सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती है, ये मैंने आपको बता दी, ये तो समझ में आ गया। यहाँ सीधी आ रही है और यहाँ किरण तिरछी आ रही है, तो तिरछेपन के कारण यहाँ पे तापमान कम प्राप्त होता है, और सीधा जो तापमान मिलता है तो यहाँ पे अधिक तापमान प्राप्त होता है। ये तो बेसिक सी बात है, कोई ज्यादा है नहीं। दूसरा मैंने आपको बता दिया उत्तुंगता, तो धरातल समुद्र तल से औसत तापमान, अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि समुद्र तल पर औसत तापमान होता है 15.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह औसत तापमान समुद्र सतह पर देखने को मिलता है, समुद्र तल पर मिलता है। हम जो जो धरातल से ऊपर जाते हैं, समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं क्षोभमंडल में, तापमान में कमी उत्तरोत्तर आती चली जाती है। सामान्य ताप ह्रास दर इसको कहा जाता है। जो जो हम धरातल से ऊपर जाएंगे तो क्षोभमंडल के अंदर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की बात कर रहे हैं साथियों, 1000, तो प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक दर तो ये आती है। दूसरी आती है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। ये दो दरें आपको मिलेगी। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दरी आती है अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, और 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से भी तापमान घटता है। ये क्षोभमंडल की बात करें, मैं क्षोभमंडल ये दर विशेष मायने रखती है। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान घटता है। ठीक है, इसे ताप का एडियाबेटिक परिवर्तन कहा जाता है। यह बड़ा एक अलग नाम आया है, एडियाबेटिक परिवर्तन। तो एडियाबेटिक परिवर्तन का मतलब होता है मुख्य रूप से इसको रुद्धोष्म दर भी कहा जाता है ना। तो दूसरे कारक यहाँ प्रभावी नहीं है। जो जो हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो न तो इस हवा के दूसरी ठंडी हवा आकर के इससे मिली है, न कोई और, है ना। तो दूसरा प्रभाव के अलावा बिना किसी दूसरे प्रभाव के, है ना, यदि तापमान में कमी होती है तो इस परिवर्तन को एडियाबेटिक परिवर्तन कहा जाता है। रुद्धोष्म, एक शब्द आता है इसके लिए, रुद्धोष्म, रुद्ध प्लस ऊष्मा। तो ऊष्मा जो है इसके अंदर रुद्ध रहती है ना, लेकिन ऊपर अपन जा रहे हैं तो ऊष्मा कम हो रही है, हम जा रहे हैं, सिर्फ ऊष्मा का कोई चेंज रोल यहाँ पे नहीं है, न ऊष्मा कम हो रही है, हम कर रहे हैं, हमारा कोई इसमें किसी तरह का रोल नहीं है। तो हम धरातल से खुद ऊपर गए तो हमने पाया कि यहाँ का तापमान, यदि इस भाग का तापमान यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम यदि 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा। समझ गए। तो ये इसको बोलते हैं एडियाबेटिक परिवर्तन। उसके बाद में हम देखते हैं डायग्राम के माध्यम से, मैं आपको बता देता हूं कि सामान्य ताप ह्रास दर अब क्या होती है। तो यदि धरातल से हम जो जो ऊपर बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि धरातल से ऊपर जाएंगे क्षोभमंडल में। यह भी ध्यान रखिएगा, यह परिवर्तन मुख्य रूप से कहाँ आता है, क्षोभमंडल में। तो प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा, यह दर पाई जाएगी। तो एक तो पहली दर है, एक दूसरी दर आती है एनसीईआरटी के अंदर कि 165 मीटर की ऊंचाई पर, यह भी पूछ ले, ध्यान रखना, कि ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा।
ठीक है, ये दूसरी दर पाई जाती है। तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा। ये जो हम धरातल से ऊपर बढ़ रहे हैं और तापमान में जो कमी हो रही है, इसका जो प्रमुख कारण है ना, वो यहाँ पे कोई किसी बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए इसको रुद्धोष्म परिवर्तन भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म परिवर्तन या एडियाबैटिक परिवर्तन, इसी को कहा जाता है। समझ गए? तो ये एडियाबैटिक या रुद्धोष्म परिवर्तन दर है। इसके भी 2-3 टाइप है, विस्तार से बताऊंगा मैं। इसके अंदर भी रुद्धोष्म परिवर्तन दर जो होती है उसमें आर्द्र रुद्धोष्म होती है, शुष्क रुद्धोष्म होती है, 2-3 भाग इसके होते हैं। फिर आता है समुद्र से दूरी। मैंने कहा समुद्र जो है ना, जल का स्वभाव और स्थल का स्वभाव, 2 स्वभाव होते हैं। जल स्वभाव होता है धीरे धीरे गर्म होना, वह धीरे धीरे ही ठंडा होना, ये इसका स्वभाव है। लेकिन यदि दूसरी बात करें अपन, स्थल भाग का स्वभाव है, जिसको महाद्वीपीयता भी कहते हैं, इसको महासागरीयता भी कहते हैं। स्थल स्वभाव है जल्दी गर्म होना व जल्दी ही ठंडा होना। ये इसको बोलते हैं स्थल स्वभाव। तो इसको तो बोलते हैं महाद्वीपीयता, ये भी आप ध्यान रखोगे। स्थल वाले को बोलते हैं महाद्वीपीयता, और इसको बोलते हैं महासागरीय। ठीक है, ये भी आप मेमोराइज कर लोगे साथ साथ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अपन ने समुद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, समुद्र स्थल का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। हम जो जो समुद्र से दूर जाते हैं, तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है ना। समुद्र के पास में जल क्या करता है? बैलेंस बनाए रखता है। समुद्र के पास से जलीय प्रभाव पाया जाता है, जिससे तापमान में बैलेंस रहता है, यानी तापमान समुद्र के पास वाले क्षेत्र का है न तो अधिक होता है न कम, दोनों चीजें होती है भाई, बैलेंस रहता है। जिस प्रकार से जलवाष्प वायुमंडल में कंबल का काम करती है, न उसको गर्म होने देती है न ठंडा होने देती है पृथ्वी को, ठीक वैसे ही समुद्र अपने पास वाले जो स्थलीय भाग होते हैं वहां के तापमान को बैलेंस रखते हैं। अब बैलेंस क्यों रखते हैं, उससे क्या कारण है? तो उसका प्रमुख कारण हो सकता है कि जो भी स्थल भाग है, जैसे यहां मैं कह दूं कि ये अपने पास में स्थल है और ये वाला भाग जो है यहां पे जलीय भाग, ठीक है, यहां जल। अब इसमें क्या होता है? स्थल और जल, इसको मैं यदि स्थल कह दूं और इसको मैं जलीय भाग कह दूं। अब जलीय भाग क्या होता है, इसकी यदि अपन बात करेंगे तो ये क्या करता है? स्थल भाग की अपेक्षा धीरे गर्म होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? जब दिन के समय सौर विकिरण इसको प्राप्त होती है, सौर विकिरण प्राप्त होती है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? गर्म धीरे, ठीक है, धीरे धीरे गर्म होता है। अब मान लिया इसका टेम्परेचर है, शाम होते होते 10 डिग्री सेंटीग्रेड आया, ठीक है। अब ये क्या है? इसी टेम्परेचर से जब इसकी बात करेंगे तो ये धरातल है वो जल्दी गर्म हो गया, यहां का टेम्परेचर उसकी